साल 2026 में भारत की हायर एजुकेशन के लिए एक नया कानून लाया गया। इसका मकसद था समानता को बढ़ावा देना और इसने 2012 के एक पुराने फ्रेमवर्क की जगह ली। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कानून सच में न्याय की तरफ एक कदम है या फिर जैसा कि एक विश्लेषण दावा करता है, ये किसी को परेशान करने का एक नया हथियार भी बन सकता है। चलिए इसी एक नज़रिए को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कागज पर इसका लक्ष्य बहुत साफ और अच्छा है। एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाना जो कैंपस में होने वाले किसी भी भेदभाव को रोक सके। और सच कहूं तो ये एक ऐसा मकसद है जिससे शायद ही कोई असहमत होगा। हर कोई चाहता है कि छात्रों के साथ न्याय हो। मगर यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। एक विश्लेषण इस कानून के इरादों पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। ये एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर हमारे सामने रखता है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या जो दिख रहा है सच वही है। इस विश्लेषण का जो सबसे बड़ा और मूल तर्क है वो ये है कि ये कानून जानबूझकर समाज को दो हिस्सों में बांटता हुआ नजर आता है। एक तरफ है पीड़ित और दूसरी तरफ है उत्पीड़क, यानी जुल्म करने वाला। चलिए समझते हैं कि ये दावा किस आधार पर किया जा रहा है। विश्लेषण कहता है कि ये नियम जाति की पहचान के आधार पर पहले से ही एक लकीर खींच देते हैं। मतलब एक तरफ एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के छात्र हैं जिन्हें सिस्टम पहले से ही पीड़ित मानकर चल रहा है, और दूसरी तरफ हैं सामान्य जाति के छात्र या शिक्षक जिन्हें संभावित उत्पीड़ित की तरह देखा जा रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर इन नए नियमों में ऐसा क्या है जो इन्हें पहले के कानूनों से इतना अलग बनाता है। इस विश्लेषण के मुताबिक 3 ऐसे बड़े बदलाव हैं जो पूरे खेल को ही पलट देते हैं। तो देखिए, ये है वो 3 बड़े बदलाव। पहला, अब इस कानून के दायरे में सिर्फ एससी, एसटी ही नहीं बल्कि ओबीसी समुदाय को भी शामिल कर लिया गया है। दूसरा, कैंपस के अंदर नजर रखने के लिए इक्विटी स्क्वाड बनाए जाएंगे। और तीसरा, जो इस विश्लेषण के हिसाब से सबसे खतरनाक है, वो है अपराध की परिभाषा। इसे बहुत अस्पष्ट रखा गया है। जैसे एक शब्द है प्रतिकूल व्यवहार। अब ये क्या होता है, उसका क्या मतलब निकाला जा सकता है, ये किसी को नहीं पता। और एक और बहुत ही जरूरी बात जो 2012 के नियमों में थी लेकिन 2026 के नियमों में नहीं है। पहले अगर कोई झूठी शिकायत करता था तो उसके लिए सजा का प्रावधान था, लेकिन नए नियमों से इसे पूरी तरह हटा दिया गया है। विश्लेषण इसे एक नंगी तलवार की तरह बताता है जिससे बचाव का कोई रास्ता ही नहीं बचता। तो ठीक है, ये तो हो गई कानून की बातें, पर असल जिंदगी में कॉलेज कैंपस के माहौल पर इन सब का क्या असर पड़ेगा। विश्लेषण का अनुमान है कि इससे डर का एक बिल्कुल नया माहौल बन सकता है। कानून में लिखी ये एक लाइन विश्लेषण के मुताबिक सबसे ज्यादा चिंता पैदा करती है। अंतर्निहित भेदभाव, मतलब ऐसा भेदभाव जो साफ साफ दिखता नहीं है, जो किसी के मन में है। अब सवाल ये उठता है कि इसे कोई साबित कैसे करेगा। बिना किसी सबूत के किसी के इरादे पर फैसला कौन और कैसे सुना सकता है। तो जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की कॉलेज लाइफ में कौन सी आम बातें इस कानून के तहत अपराध मानी जा सकती हैं। विश्लेषण कुछ ऐसे उदाहरण देता है जहां इस कानून का आसानी से गलत इस्तेमाल हो सकता है। सोचकर देखिए, क्लास नोट्स देने से मना करना, किसी फिल्म पर दोस्तों में बहस हो जाना, किसी टीचर का किसी छात्र को कम नंबर देना या किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर अलग राय रखना, ये सब तो कॉलेज लाइफ का हिस्सा हैं। लेकिन विश्लेषण का तर्क ये है कि इनमें से किसी भी बात को प्रतिकूल व्यवहार या मानवीय गरिमा पर हमला बताकर शिकायत दर्ज की जा सकती है। और इसका नतीजा क्या होगा? एक डर का माहौल। जब किसी भी असहमति को अपराध का रंग दिया जा सकता है तो लोग सवाल पूछने, बहस करने या अपनी राय रखने से ही डरने लगेंगे। इसे ही कहते हैं सेल्फ सेंसरशिप, जो अकादमिक आज़ादी के लिए बहुत खतरनाक है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में पहुंचते हैं, जो है इस कानून के नेक इरादे और इसके असल डिजाइन के बीच की गहरी खाई। यहां इस विश्लेषण का सार है। देखिए, कागज पर इरादा बहुत अच्छा है, भेदभाव से लड़ना, लेकिन जमीन पर जो सिस्टम डिजाइन किया गया है वो डर का माहौल बनाता है। वो पहचान के आधार पर किसी को पहले से ही दोषी मान लेता है और इसमें गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कोई सेफ्टी गार्ड नहीं है। और ये नंबर 0, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। पूरे कानून में एक बार भी 0 बार झूठी शिकायत करने वाले के लिए सजा का जिक्र है। विश्लेषण के मुताबिक ये एक तरफा जोखिम पैदा करता है। मतलब शिकायत करने वाले का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जिस पर आरोप लगा है उसकी इज्जत, करियर, सब कुछ दांव पर लग जाएगा।
और आखिर में ये विश्लेषण इस बुनियादी बात पर जोर देता है कि सच्ची समानता डर की नींव पर नहीं बनाई जा सकती। न्याय का मतलब सिर्फ किसी एक पक्ष की सुरक्षा नहीं होता। न्याय का मतलब एक निष्पक्ष प्रक्रिया है जहां दोनों पक्षों को बराबर सुना जाए और सुरक्षा दी जाए। और ये विश्लेषण हमें इसी एक बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को जोड़ने के बजाय उन्हें बांटने का काम करता हो, वो कभी सच में समानता ला सकता है?